वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल खुशी है दिल। ओके, ठीक है श्रुति, इट्स ओके। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। लास्ट क्लास में आप लोगों ने आर्टिकल 18 किया था, सब लोग क्लियर हैं? आर्टिकल 18 तक हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18 तक कवर कर लिया है। आप लोग सब क्लियर है? एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि यस वी आर क्लियर टिल 18, या थम्स अप कर दो सिर्फ। ओके, ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप भी, आयुष, ठीक है, ये आर्टिकल 19 जो है वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि पार्ट 3 में है, जो कि गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसके अलावा जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये 19 टू 22, ठीक है, ये डील करता है हमारा राइट टू फ्रीडम से। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। और ये जो आर्टिकल्स हैं हमारे, इसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, बैकबोन ऑफ द चैप्टर है ये। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो 19(1)(a जो 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, ठीक है, टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, पर्सनल लिबर्टी के बारे में डिस्कशन होता है 19 से लेके 22 में, फिर इसको बैकबोन कहते हैं। प्लस आर्टिकल 19(1)(a जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो राइट्स हैं जो गारंटी किए गए हैं अंडर 19(1)(a, ध्यान रखने वाली बात ये है, ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब इट इज नॉट 100% एब्सोल्यूट। मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। राइट्स के साथ हमें क्या दिए गए हैं? लिमिटेशंस दिए गए हैं। आप राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड विथ लिमिटेशन। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो हमारे राइट्स हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 19 के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 19 के बैकग्राउंड को समझने के लिए, जैसे हम लोग 18 के बैकग्राउंड को समझने के लिए कॉलोनियल एरा में गए थे, सिमिलर वे में यहाँ भी हमें समझने के लिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं कॉलोनियल एरा में। तो कॉलोनियल एरा का मतलब क्या है? जब हमारे देश पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जो कि 200 से ज्यादा का टाइम पीरियड था, उस ड्यूरेशन में फंडामेंटल राइट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, कब कब किस टाइम की बात हो रही है? ब्रिटिशर्स के टाइम की, कॉलोनियल एरा की बात हो रही है। उस टाइम पर फंडामेंटल राइट जैसी कोई भी चीज नहीं। तो जब भाई, जब हमारा देश आजाद हो गया और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्हें क्या समझ में आया कि भाई, अगर हम अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दें कि वो अपने इंडिविजुअल राइट को फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं, तभी तो हम एक कैसे बोले, पीसफुल नेशन बनेंगे। एक फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या है कि फ्रीडम इंडिविजुअली भी होनी चाहिए। फ्री, अगर इंडिया फ्रीडम मिल चुका है, इंडिया को, इंडिया एक फ्री कंट्री है, तो कंट्री किससे बनती है? सिटीजन्स से। और सिटीजन्स फ्री है तो ही एक्चुअल सेंस में वो फ्रीडम। ठीक है, तो इसी चीज को समझते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया? इंडिविजुअल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का डिसीजन लिया। और वो इंडिविजुअल राइट क्या करेंगे? वो हमारी जो भी पर्सनल लिबर्टीज हैं, पर्सनल लिबर्टीज में बहुत सारी चीज आएंगी, जैसे आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, राइट टू मूव एनीवेयर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सब को प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड कर सके। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 19 को ऐड किया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में एक और डिस्कशन चला इसके ऊपर, कि जब उनमें से ही एक मेंबर ने ये सजेस्ट किया कि हम राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं कर सकते हैं, हमें उन पे कुछ लिमिटेशंस लगाने होंगे।
तो कुछ लोगों का उस पे ये भी कहना था कि भाई अगर आप राइट को लिमिटाइज ही कर रहे हो तो फिर कॉलोनियल एरा में और अभी के एरा में क्या डिफरेंस होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेकर्स का ये ओपिनियन था कि नहीं, राइट जो है वो हम एब्सोल्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप किसी के भी राइट को एब्सोल्यूट करते हो, यानी उसको इन टोटल राइट्स पूरी तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए फ्री छोड़ देते हो, तो वो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के वो दूसरे के फ्रीडम को कर्टेल कर दे। अगर आप उस पर लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए वो दूसरे के राइट को क्या कर दे, कर्टेल कर दे। तो दूसरे के लिए तो फिर वो इनजस्टिस है। तो यही सब चीजों को इंश्योर करने के लिए मेजोरिटी में फिर ये डिसाइड किया गया कि वी ऑल्सो हैव टू पुट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 पे। ठीक है, बैकग्राउंड सब लोग समझ गए, बैकग्राउंड क्या था, समझ गए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, हमें यहाँ फ्रीडम तो मिल रहा है, बट स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है ना। आप कुछ बता सकते हैं क्या होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस, यस, हाँ, कहीं पे भी आप फ्रीली अपने थॉट्स को रख सकते हैं। ठीक है, राइट। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि देखो, टू एक्सप्रेस फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ या राइटिंग या प्रिंटिंग या एनी अदर मोड। मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, आपका जो स्पीच है वो फ्री होना चाहिए, आपका जो एक्सप्रेशन है वो फ्री होना चाहिए, यानी वो इंडिविजुअल आपके कैपेसिटी में, जो यहाँ हम इंडिविजुअल राइट की बात कर रहे थे उसी का आप यहाँ एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, कि वो एक्सप्रेशन और स्पीच की तो बात हो गई कि भाई स्पीच किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आपने बाय वर्ड ऑफ माउथ बोला हो या वो रिटन फॉर्म में हो, है ना, या फिर प्रिंटेड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, फोटोग्राफी के फॉर्म में, है ना। अब क्या है, एक्सप्रेशन की बात हो रही है। चलो स्पीच तो हम समझ गए, बट अब एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन में आप क्या आ जाते हैं, जो साइंस या जेस्चर्स होते हैं वो सब आपके एक्सप्रेशन में, जो भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो हम देख करके रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, वो सब हमारे किसमें कवर हो जाएंगे, एक्सप्रेशंस में, जिसमें आपके जेस्चर आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं, एक्सेट्रा, और भी जो भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग क्या कि हाँ भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, स्पीच क्या होता है, एक्सप्रेशन। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप सब, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना क्यों जरूरी हमारी कंट्री में, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक तो है हो गया कि भाई हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी है, क्योंकि हम एक फ्रीडम वाले नेशन है, ठीक है, फ्री नेशन है, तो हम सबके पास इंडिविजुअल राइट है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, बोलने का। एक और बहुत बड़ा रीजन, अगर आप इसको अच्छे से समझो, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हमारे पास यही पावर नहीं रहेगी, यानी सिटीजन्स के पास, कि वो अपने व्यू को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। तो ये भी एक रीजन है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि ये जरूरी है, ये फंडामेंटल राइट है, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, ऑल्दो इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो स्टेट देखते हुए कि वो स्टेट के सिक्योरिटी को हैम्पर ना करे, पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर ना करे, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर ना करे, ठीक है, मोरालिटी डिसेंसी को हैम्पर ना करे, इन सब को देखते हुए स्टेट लॉज बना सकती है। अगर इन सबको हैम्पर कर रहा है 19 में जो राइट्स गारंटीड है, तो फिर वो स्टेट आपका कर्टेल कर सकती है। स्टेट हैज द पावर कि वो उन ग्राउंड पे आपके इस फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है। ठीक है, चलिए अह, हम्म, ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। अच्छा एक बात बताइए, चलिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आप लोग समझ गए, स्पीच क्यों जरूरी है, एक्सप्रेस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक फ्री नेशन है, तो भाई सबके पास अपनी लिबर्टी है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो। प्लस
कभी भी किसी गवर्नमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहो तो बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन यू मस्ट हैव दैट राइट, तभी ना आप क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस? अब देखिए क्या हुआ, जब यही कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात, फिर से एक बार आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के टाइम, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनका ये कहना था कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए हमें अलग से किसी भी क्लॉज को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उनसे सबने पूछा क्यों क्यों नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को आप अलग से इंक्लूड कीजिए। उन्होंने कहा नॉट रिक्वायर्ड। अब उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑफ प्रेस की, हम लोगों ने यहीं से ऐड किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सीधी सी बात है कि भाई जहां से हमने इस थीम को उठाया है तो उसी प्रिंसिपल पे हमारा भी क्लॉज बेस्ड होगा ना। तो अगर ये इस प्रेस को भी इसी में कवर कर रहे हैं, तो जब आपका जो जीन है जहां से आपने ये चीज उठाया है, अगर वो इस चीज को कवर कर रहे हैं तो हम भी सेम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। एंड दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको 19(1)(a) के अंडर ही कवर किया जाता है, ठीक है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही आपका ये फ्रीडम ऑफ प्रेस कवर होता है, ठीक है। और ये किस केस में हेल्ड हुआ था? ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जो कि 1950 का केस है। ये वाली जो चीज थी जो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने इस चीज को अडॉप्ट किया था, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस, इसीलिए जब ये चीज हम यहां से लेकर के आए हैं तो सेम प्रिंसिपल पे हमारा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्क करेगा। ये कहां बोला गया था? ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है। क्लियर है हम लोग? चलिए नेक्स्ट केस है हमारा क्या? सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो अब इस केस में देखो क्या हुआ। प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर 1960, आप यहां देख रहे होंगे ये जो है प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर 1960। तो इस केस में हुआ क्या था? इस केस में हुआ क्या था कि जो न्यूज़पेपर के पेजेस और प्राइस थे उनको गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था, ठीक है। इस ऑर्डर के थ्रू जो भी न्यूज़पेपर है उनके प्राइस और पेजेस को फिक्स कर दिया। बेसिकली क्या किया उन्होंने? पेज को लिमिट कर दिया और प्राइस को बढ़ाने के लिए बोल दिया। तो अब जो न्यूज़पेपर वाले थे, सकल न्यूज़पेपर्स, इन्होंने क्या किया? कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर है ये हमारा 19(1)(a) का क्या है? वायलेशन है, और ये जो ऑर्डर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोर्ट इसको क्या कर दे? इनवैलिड कर दे। ऐसा किसका बोलना था? सकल पेपर वालों का बोलना था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई बात तो सही है, आप प्राइस को बढ़ा रहे हो, ठीक है, बट पेजेस को क्या कर रहे हो? लिमिटाइज कर रहे हो। अब न्यूज़पेपर वालों का ये कहना था कि भाई अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे और कंटेंट कम रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सर्कुलेशन तो कम हो जाएगा, कौन खरीदेगा? भाई आप ही बताओ, अगर आपको न्यूज़पेपर जो आज 10 रुपए का मिल रहा है, अगर वो कल को 40 रुपए या 30 रुपए का मिलने लगे और उसकी पेजेस लिमिट हो जाए, वहां पे आपको न्यूज कम मिले, कॉलम्स कम मिले, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग लेना कम कर देंगे, है ना। हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज है, यूट्यूब है, आज के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ये तो वैसे पुराना केस है। तो उस टाइम पे भी इन्होंने यही कंटेंशन दिया कि अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं और अपना पेजेस को लिमिटाइज कर देते हैं यानी कम कर देते हैं, तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। इनका कहना था कि हमारा जो सर्कुलेशन है न्यूज़पेपर का वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ये रिड्यूस होता है तो इट इज ऑब्वियसली क्या होगा हमारा? अगर हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक या फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है तो फिर वो क्या है? वायलेशन है अंडर आर्टिकल 19। तो कोर्ट ने यहाँ पर इनके बात को रिकॉग्नाइज करते हुए ये कहा कि स्टेट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो क्लॉज 2 में दिया है 19(1)(a) के लिए, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो 19 क्लॉज 2 में दिया गया है। इनके बेसिस पे अगर कोई लॉ बना रही है या ऑर्डर दे रही है और तब अगर फंडामेंटल राइट किसी का कर्टेल हो रहा है तो दैट इज फाइन। लेकिन
आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोर्ट ने स्टेट से कहा कि आप जो ये ऑर्डर लेके आए हो ये तो भाई इनके ट्रेड एंड प्रोफेशन का ही वॉयलेशन है। 19(1) जी बात करता है राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन, राइट टू ऑक्यूपेशन, जिसमें आपका ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन आता है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं नहीं भाई, ये दिस इज नॉट राइट एंड यू आर वायलेटिंग द राइट ऑफ प्रोफेशन, राइट ऑफ ऑक्यूपेशन। आप ऑर्डर निकाल रहे हो निकालो, लेकिन वो ऑर्डर वैलिड होना चाहिए या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए अंडर आर्टिकल 19(2). अब 19(2) में किस किस ग्राउंड पे स्टेट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ये मैंने आपको बताया था। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है, या कोई भी पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इन सब के ग्राउंड्स पर स्टेट क्या कर सकती है, किसी के भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है, लॉज बना सकती है इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ग्राउंड यहाँ पे नहीं है जिस वजह से आप इनके राइट को कर्टेल कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा कोर्ट ने क्या कहा कि आप इनके राइट टू ट्रेड को क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, तो ये कहीं से भी वैलिड नहीं है। और कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आई होप ये केस समझ गए होंगे आप लोग भी, सब लोग। ओके, नाउ वी हैव वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट। अभी तक तो हमें पता था हाँ भाई स्पीच एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्या राइट टू रिमेन साइलेंट भी 19(1) के अंडर फॉल करता है या नहीं करता है, वो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए नेशनल एंथम, मूवी वगैरह आप लोग जाते हो ना, तो वहां पे मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम भी होती है ना। अब मान लो कि 10 लोग, सब लोग नेशनल एंथम बज रहा है और हम लोग खड़े हैं, बट मैं गाना नहीं गा रही, मतलब मैं नेशनल एंथम गा नहीं रही हूँ उस टाइम पे, ठीक है, बट आई एम साइलेंटली स्टैंडिंग विथ ड्यू रेस्पेक्ट। तो क्या मुझे पनिशमेंट हो सकती है, क्या मुझे, मतलब इसका बोला जा सकता है कि आप नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, क्या मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, हाँ या ना? नहीं मिलेगी, इस केस ने बचा लिया। अगर ये केस नहीं होता तो पनिशमेंट हो जाती, ठीक है। कैसे, देखिए, बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 1963 का केस है, इसको हम लोग नेशनल एंथम केस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, स्कूल में प्रेयर चल रही थी, ठीक है, तो प्रेयर के ड्यूरेशन में नेशनल एंथम भी हो रहा था जैसे यूजुअली स्कूल्स में होता है। तो उसमें से दो स्टूडेंट्स जो थे वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे और चुपचाप खड़े थे, मतलब दे वर ऑल्सो नॉट डिसरेस्पेक्टिंग, दे वर जस्ट स्टैंडिंग साइलेंटली, चुपचाप खड़े थे। तो उसमें से उनकी एक टीचर ने उनको देख लिया कि ये तो नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा उन बच्चों से, उनको उनको क्या किया, रेस्टिगेट कर दिया उन स्टूडेंट्स को, ये कहते हुए कि ये जो है नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स चले गए कोर्ट में, ठीक है। तो पहले तो कोर्ट ने उनके उसको रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने, और ये बोला कि हाँ भाई इट इज डिसरेस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। लेकिन फिर इन्होंने फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेकर के गए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने क्या कहा कि भाई देखो, पहले तो वो जो स्टूडेंट्स थे वो जेहोवा बिलीफ से थे, जेहोवा बिलीफ है, आप इसको बोल सकते हो कि ये लोग जीसस क्राइस्ट को मैसेंजर मानते हैं गॉड का, ठीक है। तो ये लोग जेहोवा बिलीफ के थे, तो इनके अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए इन्होंने ना तो डिसरिस्पेक्ट किया ना ही कुछ बोले, ये चुपचाप नेशनल एंथम के ड्यूरेशन में खड़े रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो ये जो बच्चे हैं ये कहीं से भी नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसके अंडर भी इन्होंने कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं किया, ऑफेंस कमिट नहीं किया है।
और यही बोलते हुए, यही समझाते हुए कोर्ट ने क्या कहा कि भाई दीज स्टूडेंट्स हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, और ना ही उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है अंडर दिस सेड एक्ट, और एवरी पर्सन हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट। अगर आप कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, मान लो आपको एक्सप्रेस करने का मन नहीं है, वो भी तो आपकी इंडिविजुअल राइट है ना, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 19(1)(a), एंड हेंस राइट टू रिमेन साइलेंट जो है आपका, वो 1(a) के अंडर ही कवर होता है। यहां तक क्लियर है सभी लोग? यस और नो? क्विकली क्विकली बताइए, जल्दी बताइए। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? ओके, फाइन। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। देखिए, आर्टिकल 19 जो है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? पहला आपका है, एक पार्ट आप ऐसे समझ लो कि सिटीजन्स को गारंटी करता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये 6 फंडामेंटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपके पास अवेलेबल है कि आप इनको फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ यही आर्टिकल क्या करता है, स्टेट को भी पावर देता है कि वो उस राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है। मतलब आर्टिकल 19 को हमने क्या समझा, दो पार्ट्स में। एक तरफ तो वो सिटीजन को भी राइट दे रही है कि आप अपने राइट्स को फ्रीली एक्सरसाइज करो, दूसरी तरफ स्टेट को भी पावर दे रही है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव अंडर आर्टिकल 19(1)(a), अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो 6 हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सब के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए 19(1)(a) क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि एवरीवन हैज द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखिएगा कि जो आर्टिकल 19 है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कोई भी फॉरेनर आके इस राइट को क्लेम नहीं कर सकता है, कोई एलियन आके इस राइट, एलियन मीन्स क्या हो गया, फॉरेनर हो गया, कोई भी फॉरेनर आके इस राइट को क्लेम नहीं कर सकता, ओनली इट इज एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ 19(1)(a) क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके जो रीजनेबल राइट्स हैं किसके, 19(1)(a) के, वो कहाँ दिए गए हैं, 19(2). अब आप बैरक देखिए, 19(1)(a) देखिए जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और जस्ट आप 2 में देखेंगे कि इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जैसे 19(1)(a) गारंटी कर रहा है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट कि वो फ्रीली अपने बातों को रख सके, चाहे वो स्पीच के फॉर्म में हो, चाहे किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो। लेकिन 2 क्या कह रहा है कि स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज, स्टेट ऐसे लॉज बना सकती है 19(1)(a) के लिए जहां पे उसको लगता है कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इनमें से कुछ भी अगर हमारे या अच्छा, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन भी कवर होता है, ठीक है, स्टेट का। तो अगर कोई भी चीज इसमें आ रही है 19(1)(a), अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो लेकिन आप साथ में क्या कर रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो, ठीक है, या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर, अब ऐसा थोड़ी है भाई, हम कोर्ट में गए, जज को हमने उठा के कुछ भी बोल दिया और आप बोलोगे आई वॉज एक्सरसाइजिंग माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्या ये वैलिड है? नहीं। इसीलिए सर्टेन लिमिटेशंस लगाए गए हैं कि कोई भी राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आप जा रहे हो रोड पे और किसी के बारे में कुछ भी बोल के डिफेम करके निकल गए, तो इज इट करेक्ट, क्या ये सही है? नहीं। तो इसीलिए पुट किया गया है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करने में आप इतना फ्रीली मत एक्सप्रेस करो कि आप दूसरे के राइट को कर्टेल करने लग जाओ। इसीलिए इन राइट्स को एब्सोल्यूट ना रख के लिमिटेशन में रखा गया है।
विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रखा गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। अब 19(1) बी देखिए। 19(1) बी बात करता है राइट टू असेंबल पीसफुली, इसमें एक चीज छूट गई, एंड विदाउट आर्म्स, एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और इसका रेस्ट्रिक्शन कहाँ दिया गया है? 19 क्लॉज 3 में। अच्छा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आपने देखा होगा कि जैसे लोग कहीं पे असेंबल होकर के किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या किसी चीज की रैली निकाल रहे हैं, तो उनको ये चीज करने से पहले पुलिस के पास ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हम इस रीजन की वजह से एक रैली निकालने वाले हैं, ठीक है। और पुलिस को भी ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी तरीके का पब्लिक ऑर्डर का या सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का किसी भी तरीके से वहां पर हनन ना हो, ठीक है। मतलब कि क्या ना हो, उसके उसकी उसकी डिसेंसी और मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए आप ये काम करो तो इट्स फाइन। अदरवाइज स्टेट क्या करेगी? स्टेट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 कि वो आपके राइट को भी कर्टेल कर सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? 19(1) जो कि बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। ये कहाँ दिया गया है? मतलब इसका रेस्ट्रिक्शन कहाँ दिया गया है? 19 क्लॉज 4 में। फिर आपका आता है 1D जो बात करता है मूवमेंट की, और 1E बात करता है रिसाइड एंड सेटलमेंट। अच्छा देखो, मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि राइट टू मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और 1E बात करता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन फ्री है कि वो कहीं भी मूव कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी, प्लस वो कहीं भी रिसाइड और सेटल कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी, ठीक है। ये फ्री है, इसके लिए उसको बार बार किसी स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका रेस्ट्रिक्शन दिया गया है 19 क्लॉज 5। अब आप पूछोगे कि इन दोनों का रेस्ट्रिक्शन सेम क्यों है ना? तो सेम इसीलिए है क्योंकि मूवमेंट, रिसाइड और सेटलमेंट तीनों मिलते जुलते हुए टर्म्स है, और मूवमेंट के साथ ही हम रिसाइड और सेटलमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर कोई रिसाइड कर रहा है या सेटल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मूव करेगा तभी ना रिसाइड करेगा, तभी ना सेटल करेगा। जैसे जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं बिहार से हूँ, मैंने मूव करके मैं 6 साल देहरादून में रही, मतलब उत्तराखंड में रही, ठीक है। फिर अभी मैं झारखंड में हूँ, तो क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट गारंटी करता है, इस वजह से हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि इंडिया में किसी भी स्टेट में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 19(1) हमारा क्या है? ओमिटेड है। अब जी देख लेते हैं। जी क्या गारंटी करता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कर सकते हो, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस। और इसकी जो हमारा जो इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो कहाँ दिया गया है? 19 क्लॉज 6 में, ठीक है। यहां तक सभी लोग सभी सभी समझ गए? चलो, अब हम लोग देख लेते हैं 19 की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये तो समझ गए, ये मैंने आपको अभी बताया कि इट इज एप्लीकेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। प्लस ध्यान रखने वाली बात एक और है, सिटीजन तो होंगे लेकिन सिर्फ नेचुरल पर्सन होंगे, ओनली नेचुरल पर्सन। अच्छा, नेचुरल पर्सन, अब नॉन एप्लीकेबिलिटी देखो, लीगल पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। लीगल पर्सन मतलब, लीगल पर्सन हम लोग किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आपका कंपनी हो गया या कॉरपोरेशन हो गया, है ना, वो क्या, वो ऑन पेपर उनको पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है ना, क्योंकि उनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उनके नाम पे बैंक अकाउंट हो सकता है, तो वो क्या है? एक लीगल पर्सन है। बट आर्टिकल 19 यही कहता है कि इट इज एप्लीकेबल टू सिटीजन एज वेल एज नेचुरल पर्सन, ठीक है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, एलियन या किसी भी फॉरेनर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, प्लस लीगल पर्सन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि कंपनी। लेकिन इसमें एक केस है, मतलब दो केसेस हैं, आप नाम याद रखना इसका बस।
एक है आपका बैंक नेशनलाइजेशन केस, एक है आपका न्यूज़पेपर केस। इन दोनों ही केसेस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हाँ ठीक है, राइट, कंपनी तो भाई लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसपे हम 19 को एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 स्पेसिफिकली कहता है कि मैं सिर्फ सिटीजन्स पे एप्लीकेबल हूं प्लस नेचुरल पर्सन पे। लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो तो एक नेचुरल पर्सन है प्लस सिटीजन्स हैं, तो उनकी राइट्स किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन पे उसी तरीके से 19 एप्लीकेबल होगा जैसे किसी भी नॉर्मल सिटीजन पे होता है। ठीक है, करेक्ट। चलिए ठीक है, आप लोग, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। एक केस मुझे और डिस्कस करना था, बट अभी सर क्लास लेंगे सीआरपीसी की, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, और कल हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। 19 कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई विल ट्राई कि वी विल ऑल्सो स्टार्ट विथ आर्टिकल 20 टुमारो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सभी को।